Welcome to Biobasics online classes. Students, today we are starting our first chapter of biology, that is life process. First of all, we need to know what is life process. लाइफ प्रोसेस है क्या, ये जानना सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. तो लाइफ प्रोसेस, लाइफ से हमें पता है, लाइफ से एक वर्ड समझ में आता है, लाइफ मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, जीवन. और जीवन सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही होता है. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी लाइफ में जो प्रोसेसेस होती हैं उन्हीं को लाइफ प्रोसेस कहते हैं. इंट्रोडक्शन में या डेफिनेशन की बात करें तो लाइफ प्रोसेस वो सारी प्रोसेस हैं जिसकी हेल्प से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं. यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ या जो भी फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं उन्हीं को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं. ठीक है. तो इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर में हम सबसे पहले जानेंगे कि क्या कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेस क्या है उसकी डेफिनीशन. लाइफ processes are the activity या activities or functions performed by a living organism in their living organisms in their daily life for survival. मीन्स जिंदा रहने के लिए डेली लाइफ में जो भी काम लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, जो भी प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं उनको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं. ठीक है. तो इस चैप्टर में बेसिक हमें लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, बट इस पर्टिकुलर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से वो टॉपिक है जिनको हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेस में कुछ एग्जांपल्स बता सकते हो, कुछ एग्जांपल्स लाइफ प्रोसेस के जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंपल्सरीली अपनी लाइफ में फॉलो करने होते हैं या करने होते हैं. तो लाइफ प्रोसेस में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है न्यूट्रिशन. दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस. न्यूट्रिशन, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसको न्यूट्रिशन ज़रूर करना पड़ेगा. लाइफ की बाकी सारी लाइफ प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनमें से बाकी सारी लाइफ प्रोसेस को भी एक्टिवली परफॉर्म करने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, एनर्जी की एक्चुअली ज़रूरत है. और एनर्जी कहाँ से मिलता है? न्यूट्रिशन से. न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी पाते हैं, उनको एनर्जी मिलती है. तो न्यूट्रिशन ये जो है इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला टॉपिक होने वाला है. और न्यूट्रिशन में आगे बात करेंगे तो न्यूट्रिशन की कई सारी मोड्स होते हैं. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो एग्जांपल है कि अगर बेसिक बात है तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसको डिटेल में पढ़ेंगे. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसी चैप्टर में. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ग्रीन प्लांट्स, ये भी पढ़ा हुआ है पहले से. ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन का मोड है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेशली ग्रीन प्लांट्स और कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, जिनमें कैपेबिलिटी होती है कि सनलाइट का यूज़ करके किसी पिगमेंट की प्रेजेंस में, ग्रीन पिगमेंट जनरली प्लांट में लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं और एनर्जी स्टोर करते हैं. सिंथेसाइज करने के बाद स्टोर करते हैं. इस मेथड को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है. न्यूट्रिशन तो समझ में आ गया. यहाँ पे दो वर्ड से मिला हुआ एक वर्ड बना है ऑटो और ट्रॉफिक. ऑटो जिसका मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफिक यहाँ पे ट्रोफ, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है TROPHE, ट्रोफ, जिसका मतलब होता है नरिशमेंट. तो सेल्फ नरिशमेंट मीन्स खुद से अपना पोषण कर सकना. नरिशमेंट मतलब पोषण, है ना, पालन पोषण. तो सेल्फ नरिशमेंट इज़ नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इसमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं या वो ऑर्गेनिज्म इस क्लास में रखे गए हैं
जिनमें कैपेसिटी होती है फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद फॉर्म करना, खुद प्रिपेयर करना। सेकेंड टॉपिक इसके बाद आएगा इसी में, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का सेकेंड पार्ट है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इस टॉपिक के अंडर हम वो सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे या एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनमें ये कैपेसिटी नहीं है कि वो सेल्फ नरिशमेंट कर सकते हैं, बट अपने नरिशमेंट के लिए वो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। हेट्रो का मतलब यहाँ पर डिफर है ना, डिपेंडेंट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट, अपने आप पर नहीं, यानी खुद से इनमें कैपेसिटी नहीं है सेल्फ नरिशमेंट करने की, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने की कैपेसिटी नहीं है। इसलिए ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेना होता है। उसके बेस पे इनके अभी और कई सारे सब टाइप्स होंगे। ऑटोट्रॉफिक के भी सब टाइप्स होते हैं। जैसे ऑटोट्रॉफिक की अगर बात करें तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी इसके फिर से 2 पार्ट हो जाएंगे। कैसे 2 पार्ट हो जाएंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कुछ ऐसे होंगे जो फोटो ऑटोट्रॉफिक होंगे। फोटो ऑटोट्रॉफिक का मतलब एनर्जी का सोर्स उनका क्या होगा? लाइट। फोटोन का मतलब लाइट का यूनिट होता है। फोटो ऑटोट्रॉफिक मतलब, फोटो वर्ड यहाँ पे पिक्चर के लिए नहीं है, फोटो वर्ड है यहाँ पे लाइट के लिए। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स जो लाइट का यूज़ करके एनर्जी बनाए और सेल्फ नरिशमेंट कर ले, वो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो जाएगा। इसी में सेकंड है, किसी केमिकल का यूज़ करें अगर, तो केमिकल का यूज़ करके अगर सेल्फ नरिशमेंट कर रहे हैं तो कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यहाँ पे किसी केमिकल का यूज़ करेंगे। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमें पता है मोस्टली सभी ग्रीन प्लांट्स में फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। साथ ही साथ कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में वो अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। और इसके बाद दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जहाँ पे केमिकल, लाइट ज़रूरी नहीं है बट केमिकल ज़रूरी है। तो एनारोबिक बैक्टीरिया जिनको लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन की भी जनरली ज़रूरत नहीं होती, एक्चुअली वो पाए ही ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे लाइट और एयर प्रेजेंस नहीं होती, यानी ज़मीन के अंदर अगर प्रेजेंट है वहाँ पे लाइट नहीं मिलेगी, तो वो सेल्फ नरिशमेंट के लिए लाइट का यूज़ ना करके केमिकल्स का यूज़ करते हैं, तो और उस केमिकल का यूज़ करके सेल्फ नरिशमेंट करते हैं। तो सेकेंड टॉपिक इसी के अंदर सब टाइप हो गया, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके बाद है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को भी 3 पार्ट में बांटा जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ फूड, क्या खा रहे हैं उसके बेसिस पे अगर बात करें तो A, B, C 3 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स वो होंगे जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स खाएंगे, है ना, शाकाहारी, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट हो, वो हर्बीवोर्स। एग्जांपल भी पता है तुम लोगों को, ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो सिर्फ हर्बीवोरस होते हैं? डियर, काऊ एटसेट्रा, है ना। देन है हर्बीवोर्स के बाद कार्निवोरस। कार्निवोरस एनिमल्स या कार्निवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मांसाहार करते हैं, यानी फ्लैश या मीट खाते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर बात करें ले तो लायन, टाइगर एटसेट्रा, ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। लास्ट वन है ओमनीवोरस। ओमनीवोर्स ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट प्रोडक्ट यानी हर्बीवोर्स का जो भी सोर्स ऑफ प्लांट की अगर बात करें तो वहाँ पे एनर्जी सोर्स इनका जो होगा वो प्लांट प्रोडक्ट भी होगा, साथ ही साथ एनिमल प्रोडक्ट भी होगा। ओमनीवोर्स में एग्जाम्पल ह्यूमन को भी सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, क्योंकि हम वो सारी चीज़ें भी खाते हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं और वो सारी चीज़ें भी खाते हैं जो हमें एनिमल से मिलती हैं। तो हम ओमनीवोर्स में हम आते हैं। हमारे साथ साथ और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जैसे डॉग, कैट वगैरह और बाकी सारे एनिमल्स को इसमें रखा जा सकता है जो एनिमल्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स दोनों खाते हों। बर्ड्स वगैरह कई तरह की बर्ड्स हैं वो सब जाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ये पहला बेसिस हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ फूड, क्या खा रहे हैं उस बेसिस पे। एक और होता है इसी में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसी टॉपिक के अंदर अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ फूड जो हो चुका है, इसके अलावा अगर दूसरी बात करें तो ये एक और मोड है जिसमें हम यहाँ थोड़ा सा साइड में समझा रहे हैं, इधर देखना। इसका फर्स्ट टाइप है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक। सेकेंड वन सेप्रोफिटिक। लास्ट वन इज
पैरासिटिक न्यूट्रिशन। एक्चुअली सिम्बायोटिक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक न्यूट्रिशन ये डिपेंड करता है अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे एक मेथड हो गई होलोजोइक मेथड, वो सब, और इसी के अंदर पे आएगा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन अंडर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यहाँ पर बेस जो होगा वो ये होगा कि जो प्रोडक्ट यहाँ पे खा रहे हैं, जैसे यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने फूड सोर्स को कैसे खा रहा है। पहला, अगर फूड सोर्स को खाए, यहाँ पे दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में अगर हम कार्निवोरस की बात कर रहे हैं, इसी के जैसे ये बाकी भी हैं, इनका बेसिस थोड़ा सा अलग है। कार्निवोरस में एक ऑर्गेनिज्म है लायन, जो खा रहा है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कार्निवोरस है। और ये खा क्या रहा है, ये खाएगा, डियर खा सकता है, काऊ खा सकता है, कुछ भी खा सकता है। तो यहाँ पे दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म। वैसे ही लोअर ऑर्गेनिज्म में अगर बात करें तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन भी पाया जाता है। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो यहाँ जो दो ऑर्गेनिज्म होंगे, ऑर्गेनिज्म फर्स्ट जो न्यूट्रिशन ले रहा है, ऑर्गेनिज्म सेकंड जिससे न्यूट्रिशन ले रहा है। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म वो है जो न्यूट्रिशन ले रहा है, सेकंड ऑर्गेनिज्म से ले रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म सेकंड ऑर्गेनिज्म से क्या ले रहा है, न्यूट्रिशन, और सेकेंड ऑर्गेनिज्म को कुछ ना कुछ ये दे भी रहा है। ऐसे न्यूट्रिशन को हम सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। याद रखना, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन ले रहा है सेकेंड ऑर्गेनिज्म से, वो बदले में सेकेंड ऑर्गेनिज्म को कुछ ना कुछ देगा भी। इसका बेस्ट एग्जांपल है लाइकेन। लाइकेंस के बारे में 9th में पढ़ा हुआ है क्लासिफिकेशन में, लाइकेंस के बारे में। लाइकेंस एक्चुअली एल्गी एंड फंजाई, इन दोनों का एसोसिएशन है। एल्गी का एक मेंबर और फंजाई का एक मेंबर इतने समय से साथ में रह रहे हैं कि इनको एक यूनिटी के रूप में लाइकेंस नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे एल्गी जो है उसके पास कैपेसिटी है न्यूट्रिशन बनाने की, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने की, क्योंकि इसके पास, एल्गी के पास फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी है। बट फंजाई के पास ये कैपेसिटी नहीं है, जिसकी वजह से एल्गी न्यूट्रिशन देता है फंजाई को न्यूट्रिशन मिला, बदले में फंजाई एल्गी को रहने के लिए जगह देता है, शेल्टर। तो ये एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो इसके बारे में भी इसी चैप्टर में अगले वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। इसके बाद है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। यहाँ पर दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, बट इसी की जगह पे, यहाँ एल्गी के जगह पे अगर हम कह दें कि कोई भी डेड बॉडी है, डेड ऑर्गेनिज्म, या कोई ऑर्गेनिज्म था जिसकी डेड बॉडी है, समझ लो डेड बॉडी, कोई प्लांट या कोई एनिमल, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे बदले में डेड बॉडी, इसको दोनों ही तरफ से सिर्फ फंजाई को बेनिफिट है। फंजाई यहाँ पे न्यूट्रिशन भी लेगा, डेड बॉडी से न्यूट्रिशन भी मिलेगा फंजाई को, शेल्टर भी मिल ही जाएगा। तो यहाँ सेकेंड वन सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन तब हम बात करते हैं जब आफ्टर डेथ के बाद डेड बॉडी पर रहने वाले कुछ माइक्रोब्स, फंजाई भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआस वगैरह, वो सब हो सकते हैं। तो वहाँ डेड बॉडी से न्यूट्रिशन लेने की जो प्रोसेस है, पहला ऑर्गेनिज्म यहाँ पे डेड बॉडी है, पहला ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं है, डेड बॉडी है जिससे न्यूट्रिशन ले रहा है सेकेंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, मे बी फंजाई, मे बी बैक्टीरिया, मे बी अदर ऑर्गेनिजम्स। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के नाम से इसको जाना जाता है। फर्स्ट और सेकंड क्लियरली समझ में आ गया। फर्स्ट है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, जिसमें दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा यानी बेनिफिट दे रहे हैं। एक न्यूट्रिशन दे रहा, बदले में कुछ ना कुछ उसे न्यूट्रिशन के साथ साथ मिल रहा है। शेल्टर अभी हमने देखा लाइकेन के केस में, एग्जाम्पल यहाँ पे लाइकेन इसका एग्जाम्पल हो गया। देन सेकेंड वन है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ऑल माइक्रोब्स, बेसिकली सारे माइक्रोब्स जो होते हैं वो सैप्रोफिटिक होते हैं, लगभग कुछ को छोड़ के। सैप्रोफिटिक एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये सारे फंजाई, जितने भी फंजाई होते हैं, इन सभी में सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की प्रोसेस पाई जाती है। डेड ऑर्गेनिज्म, ब्रेड रख दो, ब्रेड मान लो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक प्रोडक्ट है, ब्रेड, और कुछ समय तक रखे रहो तो ब्रेड के ऊपर वाइट कलर की एक लेयर बन जाती है या ब्राउन कलर की एक लेयर बन जाती है, वो लेयर जो है वो फंगस की लेयर है, और ये न्यूट्रिशन होता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक। देन लास्ट वन है पैरासाइट या पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म है जो न्यूट्रिशन ले रहा है
वो न्यूट्रिशन लेगा तो बेनिफिट लेगा, लेकिन बदले में दूसरे सेकेंड ऑर्गेनिज्म को कोई प्रॉफिट नहीं देगा, क्या उसको कोई ना कोई लॉस देगा। न्यूट्रिशन ले भी रहा है, साथ साथ इसमें कोई ना कोई डिसीज़ कॉज कर रहा है, यहाँ पे कोई डिसीज़ भी कॉज कर रहा है। डिसीज़ नहीं भी कॉज करेगा तो वीकनेस लाएगा या कुछ तो ऐसा इफेक्ट डालेगा जिससे सेकेंड ऑर्गेनिज्म को लॉस हो रहा है। ऐसे न्यूट्रिशन को हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल है ह्यूमन के सिर पे बालों में अगर जुएं पड़ जाएं, है ना, लाइस, अगर सिर पे जुएं पड़ जाएं तो लाइस को तो ब्लड मिल रहा है यानी न्यूट्रिशन मिल रहा है, लेकिन लाइस को न्यूट्रिशन जहाँ से मिल रहा है उसके बदले में क्या ह्यूमन को उससे कोई फ़ायदा है? नहीं, नुकसान है, ब्लड का लॉस हो रहा है, तो ये एक नुकसान हो गया। और यहाँ पे जो भी पैरासाइट्स हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। कुछ पैरासाइट्स बॉडी के बाहर रहते हैं, जैसे ये लाइस एक्सो पैरासाइट कहलाता है। एक्सो वर्ड यहाँ पे याद रखना, EXO, एक्सो वर्ड का मतलब होता है बाहर, ठीक है। और दूसरा है एंडो का मतलब होता है अंदर, आउटसाइड एंड इनसाइड। अगर कोई पैरासाइट इनसाइड द बॉडी है, अगर हमारी बॉडी के अंदर है, वो एंडो पैरासाइट कहलाएगा। और अगर कोई पैरासाइट हमारी बॉडी के बाहर से न्यूट्रिशन ले रहा है और डिसीज कॉज कर रहा है, वो एक्सो पैरासाइट कहलाएगा। तो फर्स्ट वन एक्सो पैरासाइट, जो बाहर, बॉडी के बाहर रह के ही बॉडी को नुकसान कर रहा है, एग्जाम्पल लाइस। और तुम लोगों ने पढ़ा होगा जोंक वगैरह का नाम जानते होगे, वो सब होगा, वो सब आउटसाइड हमारी बॉडी के बाहर से हमें नुकसान करते हैं, इसलिए ये एक्सो पैरासाइट कहलाते हैं। एंडो पैरासाइट का बेस्ट एग्जांपल है मलेरिया पैरासाइट। डिसीज़ होती है मलेरिया और जिस ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है वो एक्चुअली एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ के बारे में भी पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने पिछली क्लास में, प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ में उसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जिसकी वजह से होती है मलेरिया डिसीज़। ह्यूमन में मलेरिया डिसीज़ कॉज करने वाला जो प्रोटोजोआ है, जो माइक्रोब है, वह है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम का P हमेशा कैपिटल में लिखना है और अंडरलाइन करना है दोनों को। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो कि एक प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से डिसीज़ होती है कॉल्ड मलेरिया, मलेरिया डिसीज़ कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर में बाकी ये सारी चीज़ें भी डिटेल में देखनी है। तो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो एंडोपैरासाइट का एग्जाम्पल होगा। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, यहाँ तक न्यूट्रिशन हो जाएगा। इसके बाद अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक टॉपिक और है न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन की मेथड में आते हैं तो एक वर्ड और आता है जिसको हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें जो फूड पार्टिकल्स हैं, एक्चुअली मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक और बेसिस हम देख सकते हैं कि फूड पार्टिकल्स जो हैं उनसे न्यूट्रिएंट्स जो हम ले रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स कैसे ले रहे हैं। तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने की मेथड दो तरह से हो सकती है। एक फर्स्ट मेथड जो है, इसको ध्यान दो, थोड़ा ध्यान से सुनना। फर्स्ट जो मेथड है इसमें हम कह सकते हैं होलोजोइक मेथड। सेकेंड मेथड जो है वो एब्जॉर्प्टिव मेथड। ये दो मेथड है, दोनों मेथड में बेसिक डिफरेंस एक ही है कि होलोजोइक मेथड में जो फूड पार्टिकल्स होंगे उन फूड पार्टिकल्स को निगला जाएगा, बॉडी के अंदर उनका डाइजेशन होगा और वहीं पे उस फूड, डाइजेस्टेड फूड से न्यूट्रिएंट्स जो होंगे उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ये फर्स्ट मेथड है और मोस्ट कॉमन मेथड है। चाहे ह्यूमन की बात करें, चाहे एनिमल्स की या लोअर ऑर्गेनिज्म की, सभी क्या करते हैं, अगर कुछ खाना है तो खाना पहले बॉडी के अंदर ले जाएंगे, उसका डाइजेशन करेंगे और डाइजेशन करने के बाद उसके न्यूट्रिएंट्स जो भी होंगे उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। दूसरी मेथड है एब्जॉर्प्टिव मेथड। इसमें फूड पार्टिकल जो होते हैं बॉडी के अंदर नहीं ले जाया जाता। ये एक ऑर्गेनिज्म है, समझ लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है और इसमें कैपेसिटी है कि एंजाइम्स को ये सिक्रेट कर सकता है बॉडी के बाहर। ये इसका फूड पार्टिकल है। ये क्या है?
फूड पार्टिकल, और फूड पार्टिकल पे ये एंजाइम, ये है ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें तो कोई फंजाई अगर ले लें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि फंजाई में यही मेथड पाई जाती है। फंजाई कुछ भी खाते नहीं हैं, है ना, खाते नहीं, बल्कि क्या करते हैं, अपनी बॉडी से कुछ एंजाइम्स हैं वो सिक्रेट करते हैं। यहाँ से कुछ एंजाइम सिक्रेट करेंगे जिनको बेसिकली लाइसोजाइम भी बोल दिया जाता है और लाइटिक एंजाइम भी बोल दिया जाता है, कई सारे हैं। हालांकि लाइसोजाइम जो है बैक्टीरिया से सबसे पहले निकाला गया था, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर जो एंजाइम्स होंगे वो एंजाइम्स अपना काम करेंगे, इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करेंगे बॉडी के बाहर ही। बॉडी के बाहर जब ये डाइजेस्ट हो जाएगा, ये फूड पार्टिकल धीरे धीरे गल जाएगा, एक्चुअली एब्जॉर्ब करने लायक हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, सॉल्यूबल फॉर्म, एक्चुअली सॉल्यूबल फॉर्म में आ जाएगा। तो इसके बॉडी के सरफेस से ही ये अपने बॉडी सरफेस से इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उन न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी सरफेस का यूज़ करके एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसी मेथड को कहते हैं एब्जॉर्प्टिव मेथड। एग्जांपल है फंजाई, फंजाई में बेसिक मेथड एब्जॉर्प्टिव मेथड ही पाई जाती है, ठीक है। तो ये एक मेथड हो गई एब्जॉर्प्टिव मेथड, जो सिर्फ कुछ ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, एक्चुअली लोअर ऑर्गेनिज्म में। और यहाँ पे लोअर ऑर्गेनिज्म में एग्जांपल सबसे बढ़िया बता दिया फंजाई। फंजाई में पाया जाता है माइसीलियम। माइसीलियम वो स्ट्रक्चर है जो हेल्प करता है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में। बॉडी पार्ट में माइसीलियम्स पाए जाते हैं, और माइसीलिया या माइसीलियम दोनों नाम सही है। माइसीलिया यूज़ करके फंजाई न्यूट्रिशन अपना जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड पार्टिकल से एब्जॉर्ब करता है। होलोजोइक मेथड हमने देख लिया। होलोजोइक मेथड में फूड पार्टिकल्स को इंजेस्ट कर लिया जाता है, इंजेस्ट करने के बाद बॉडी के अंदर ही उसका डाइजेशन होता है। हमारे सिलेबस में एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन के बारे में नहीं है, ज़्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं है, बट फिर भी इंट्रोडक्शन में समझा दिया है। होलोजोइक मेथड के बारे में डिटेल में है, तो अगला टॉपिक जो हमारे इसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे वो होगा न्यूट्रिशन इन अमीबा। होलोजोइक मेथड अमीबा में भी पाया जाता है, तो अगले टॉपिक में रहेगा न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा, इसमें बेसिक एक क्वेश्चन भी आता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इम्पॉर्टेंट होगा। ये 5 स्टेप में होगा। फर्स्ट है इंजेशन। इंजेशन मीन्स इन टेकिंग ऑफ फूड, फूड पार्टिकल जो होगा उसको निगलना। देन है डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, फूड जो होगा उसको डाइजेस्ट करेंगे। फूड कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स होंगे, बड़े पार्टिकल्स होंगे, उनको ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे डाइजेस्टिव या एब्जॉर्प्टिव फॉर्म में लाया जाएगा। इसके बाद होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स जब डाइजेस्ट हो जाएगा, एब्जॉर्ब करने लायक हो जाएगा, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन भी होगा सरफेस से, बट इनर सरफेस, बॉडी के अंदर के सरफेस में, ठीक है। देन एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब होता है जो फूड एब्जॉर्ब किया गया है उसका यूज़ करके ग्रोथ में यूज़ करना, एनर्जी का यूज़ करना, और बाकी लाइफ प्रोसेस जो भी हैं आगे पढ़ेंगे उन सब में उस एनर्जी का यूज़ करना। कंजप्शन ऑफ एनर्जी, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के लास्ट में होगा इजेशन। इजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट। जो डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको बॉडी से रिमूव करने की मेथड एक्सक्रेशन या इजेशन दोनों बोलते हैं। तो ये अगले टॉपिक में रहेगा। ये सारी स्टेप्स अमीबा में भी फॉलो होती हैं, ये सारी स्टेप्स ह्यूमन में भी फॉलो होती हैं। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ये टॉपिक अगला टॉपिक होगा। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में अमीबा का अगर क्वेश्चन आता है सिर्फ इतने यही 5 स्टेप आएंगी, बट अगर ह्यूमन का आता है तो ह्यूमन में डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, इन सबको अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको डिटेल में पढ़ेंगे। डाइजेशन इन ह्यूमन, ह्यूमन में 2 क्वेश्चन बनते हैं बेसिक, अभी से ध्यान में रखना। फर्स्ट है डाइजेशन इन ह्यूमन मीन्स डाइजेशन, एक प्रोसेस हो गया डाइजेशन। देन सेकेंड वन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, मिलते जुलते जरूर हैं, कंफ्यूज नहीं होना है।
डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ हम उस ऑर्गन सिस्टम की बात करेंगे, स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे जिनकी हेल्प से ह्यूमन में डाइजेशन होता है। बट डाइजेशन इज़ द प्रोसेस, डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से वो कौन से स्टेप हैं, जैसे यही सारी स्टेप, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिजेशन, ये सारी स्टेप्स डाइजेशन में आएंगी। बट ये सारी स्टेप्स होती कहाँ पे है? इंजेशन के लिए ह्यूमन में माउथ पाया जाता है, ये एक पार्ट हो गया। डाइजेशन के लिए स्टमक पाया जाता है, स्टमक के अंदर डाइजेशन होता है। एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है। विलाई, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, विलाई कहलाते हैं ये विलाई। तो ये एब्जॉर्प्शन की साइड हो गई। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के लिए ह्यूमन में ब्लड है और ब्लड की हेल्प से फूड का एसिमिलेशन होता है, यानी जो भी फूड एब्जॉर्ब किया गया है उस एनर्जी को पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है। तो ये हो गया। लास्ट वन इजेशन, इजेशन के लिए लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनल, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनल अपर्चर, ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो दो क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं, पहला है डाइजेशन इन ह्यूमन, सेकेंड वन डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सबको पढ़ना है। न्यूट्रिशन के बाद जो सेकेंड टॉपिक इसके बाद हमें पढ़ना है वो है रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन टॉपिक को डिटेल में पढ़ने के बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा यानी सेकेंड लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस की बात करें तो सेकेंड लाइफ प्रोसेस होगी रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन रेस्पिरेशन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज बिना खाए हम शायद 1-2 दिन ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना सांस लिए 1 दिन भी ज़िंदा नहीं रह सकते, 1 घंटे भी नहीं। तो रेस्पिरेशन जो है सेकेंड वन है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन हमें पता है, रेस्पायरेशन कई बार अगर डेफिनेशन की बात करें तो कन्फ्यूज़न में बच्चे गलत लिख देते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक वर्ड है यहाँ पे ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, हिंदी में श्वसन बोलते हैं, लेकिन कंफ्यूजन ये होता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों को एक ही प्रोसेस समझ बैठते हैं, ये गलती नहीं करनी। ब्रीदिंग मतलब होता है इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को अंदर लेना सांस में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, ये ब्रीदिंग है, ना कि रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को अगर हम कहें तो रेस्पिरेशन इनहेल की गई ऑक्सीजन का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो हमारी बॉडी में है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के फॉर्म में हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है। यहाँ पर इनहेल की गई ऑक्सीजन का यूज़ करके ग्लूकोज यानी C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला है ये, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना सिंपलर फॉर्म में, किस लिए करना? एनर्जी के लिए, क्योंकि जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज करना साथ ही साथ बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को बनाना और उसको एक्सहेल करना। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज़ करके ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना एनर्जी के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बनाकर बॉडी से बाहर निकालना, ये सारी प्रोसेस आती है। जबकि ब्रीदिंग में सिर्फ इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद टाइप्स हैं, रेस्पिरेशन के टाइप्स हैं। रेस्पिरेशन के बेसिक टाइप में पहले एरोबिक समझ लें। एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, इसको डिटेल में पढ़ना है। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक में AER एयर, ये वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जाता है ऑक्सीजन के लिए। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उस टाइम पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जनरली। एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है, मीन्स ऐसी मेथड जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। और इसके एग्जांपल हम सारे ह्यूमन बींग्स हैं,
एनिमल्स और प्लांट्स जितने भी ऑर्गेनिज्म दिखते हैं हमें एनवायरनमेंट में वो सभी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जो नहीं दिखते उनमें भी कई सारे एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं। सेकेंड वन है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये ऐसी मेथड है जिसमें ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ज़मीन के अंदर भी बैक्टीरिया रहते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ज़मीन के अंदर रहते हैं मिट्टी में बहुत नीचे, और ऐसे ऑर्गेनिज्म एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं क्योंकि उनमें ग्लूकोज या जो भी बाकी दूसरे प्रोडक्ट्स हैं कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में एनर्जी सोर्स जो भी है उनके ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं है। मिट्टी के नीचे ऑक्सीजन उतनी ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे बैक्टीरिया जो एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं वो इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन डायरेक्टली करते हैं, डायरेक्टली इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं। उसमें कोई ऑक्सीजन का रोल नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनाएंगे वो कम बनाएंगे, और साथ ही साथ उनमें जो एनर्जी रिलीज़ होगी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज से जो एनर्जी बन रही है वो भी कम अमाउंट में बनेगी। ये मेथड कहलाती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसको भी डिटेल में अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है। ह्यूमंस में रेस्पिरेशन कैसे होता है, ह्यूमन रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, उनमें कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स ऐसे हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को फॉर्म करते हैं। तो जैसे भी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में भी पढ़ना है, और मेथड पढ़नी है इनहेलेशन और एक्सेलेशन के लिए कौन सी मसल्स इंपॉर्टेंट है और कैसे ये होता है, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ये टॉपिक पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन के बाद इतना ही है। रेस्पिरेशन टॉपिक थोड़ा छोटा ही टॉपिक है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, देन थर्ड वन इज़ ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा ट्रांसपोर्टेशन। एक्चुअली देखा जाए तो न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन से हमें एनर्जी मिल गई, वो एनर्जी हमें पता है कि ऑक्सीजन की हेल्प से उस एनर्जी से या जो भी फूड मिला है, न्यूट्रिएंट्स मिला है, उससे हमें एनर्जी जो मिलेगी वो ऑक्सीडेशन से मिलेगी, ब्रेक डाउन करने से, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से, और वो C6H12O6 ये हमारी बॉडी में है। डाइजेशन के बाद जब डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कैसे ये हमारी बॉडी में हर सेल के पास पहुंचा, ब्लड की हेल्प से पहुंचता है, और इसका ब्रेक डाउन हम कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसका ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें मिलेगा 6CO2 प्लस H2O, 12 H2O प्लस एनर्जी, ये मेथड। बट ये जो हमारे स्टमक में हमें डाइजेस्ट हुआ है, स्टमक में और इंटेस्टाइन में इसको एब्जॉर्ब किया गया, जो अभी बता रहे थे डाइजेशन में। डाइजेशन के बाद जब ये कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज कह लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट में ये ग्लूकोज है और भी कई तरह के होते हैं, तो ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में स्टोर हुआ है या हमारी बॉडी को स्टमक में डाइजेस्ट करने के बाद इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ है, वो हमारी बॉडी तक कैसे पहुंचेगा, और ये ऑक्सीजन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्चुअली हमारे लंग्स में है वो कैसे इस ग्लूकोज तक पहुंचेगी, इस सब चीज़ों के लिए हमें पढ़ना होगा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा हुआ है सोशल साइंस में। ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी यातायात के लिए जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, एक सामान, किसी भी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए जो भी मेथड यूज़ की जाती है वो ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ते हैं। ट्रेन, बस, बाकी सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वैसे ही हमारी बॉडी में इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, तो यहाँ पे हमारी बॉडी में ब्लड जो होता है और दूसरा लिम्फ, ये दो चीज़ें पाई जाती हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। बेसिक है ब्लड, लिम्फ को थोड़ा शॉर्ट में अपने में सिर्फ एक टॉपिक है, ज़्यादा डिटेल में अपने सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी हम समझेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, ब्लड वास्कुलर या सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ब्लड भी पढ़ना है, लिम्फ भी पढ़ना है। ब्लड को पंप कौन करता है, हार्ट, इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हार्ट, ह्यूमन हार्ट के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, ब्लड के बारे में, उसके कंपोजिशन के बारे में, साथ ही साथ ब्लड जो फंक्शन करता है फंक्शंस के बारे में, और इसके बाद हम पढ़ेंगे
ब्लड प्रेशर के बारे में, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। और अगर ब्लड प्रेशर की डिसीजेस कैसे होती हैं उन सब के बारे में, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन ये भी हो गया। इसके बाद प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में क्लास 9th में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स बहुत शॉर्ट में थोड़ा सा पढ़ा था। जाइलम एंड फ्लोएम, जब टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था तब पढ़ा था जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ पाए जाते हैं प्लांट्स में जिनका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन। अभी इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन विद द हेल्प ऑफ जाइलम और फ्लोएम परफॉर्म किया जाता है। तो जाइलम बेसिकली वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है एंड फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के बाद लास्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है, बचता है, वो है एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन के बारे में अभी थोड़ा सा बताया था। अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो भी है उसको एक्सक्रेशन, इस प्रोसेस की हेल्प से बॉडी से रिमूव किया जाता है। तो एक्सक्रेशन ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। एक्सक्रेशन के लिए कोई टाइप, इसका सब टाइप नहीं है। एक्सक्रेशन में बेसिक चीज़ें हैं। एक्सक्रेशन इन ह्यूमन, एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ना है, एंड इन प्लांट्स, प्लांट्स में भी एक्सक्रेशन होता है। जो प्लांट्स में जो वेस्ट होते हैं वो कैसे रिमूव किए जाते हैं वो भी पढ़ना है। ह्यूमन में पढ़ना है। तो ह्यूमन में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अंडर दिस हेडिंग जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा किडनीज़। किडनीज़ कैसे फंक्शन करती हैं, है ना, और किडनीज़ के साथ साथ किडनीज़ के अंदर के स्ट्रक्चर वगैरह वो सब भी, स्ट्रक्चर, फंक्शन, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूट्रिशन से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।